जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कंप्लीट जोन में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। चलिए समय को वेस्ट न करते हुए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण क्या होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोग क्लियर कर चुका हूं, बताने की जरूरत अब नहीं है। और मैं ये भी बता चुका हूं समानांतर जब प्रकाश की किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के तो कंडीशन क्या होता है, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है, मुख्य फोकस से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है। एक बार मैं 1 मिनट में सारी चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। यानी कि जब उभरे हुए तल से परावर्तन हो तो उत्तल, जब धंसे हुए तल से परावर्तन हो तो अवतल, और जब एकदम बिल्कुल प्लेन मिरर होते क्या होता है, समतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, यानी मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तीसरी कंडीशन, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इधर भी ले सकते हैं ये, ठीक है, एफ, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखा है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर निकलती है और मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और वक्रता के अंदर सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी पथ पर वापस चली जाती हैं। ये 3 कंडीशन आप लोगों को बखूबी याद रखना है, जिंदगी में कभी नहीं बोलना, क्योंकि आगे अभी आप और भी एग्जाम देने वाले हैं। जरूरी नहीं कि हाई स्कूल ही देंगे, हाई स्कूल के बाद 11th हो गया, 12th हो गया, आगे कंपटीशन के एग्जाम हो गए, तो यहाँ से ये ना पूछो कि सिर्फ हाई स्कूल में है। हाई स्कूल के लगभग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंपटीशन में भी रखे होंगे आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग को अभी से बेहतरीन तैयारी करना है कि आगे आप लोग को एग्जाम निकालने के लिए, आगे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। आप इसी समय मेहनत से पढ़ लो, ठीक है। तो इन 3 पॉइंटों को ध्यान में रख करके आप लोगों को चलना है अभी। और अब हम बात करने वाले उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। हम लोगों ने अवतल दर्पण का देख लिया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस दूरी पर होती है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है उस कंडीशन में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, और जब हमारी फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव P के बीच में होता है तो उस कंडीशन में कहां प्रतिबिंब बनता है, और जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र C और उसके बाद मुख्य फोकस F के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। 6 कंडीशन हमने देखे थे और आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण के 2 महत्वपूर्ण कंडीशन कि जब वस्तु दर्पण के समीप यानी दर्पण के सामने रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। पहला कंडीशन, यानी कि जब वस्तु दर्पण के सामने हो तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक उत्तल दर्पण। चलो भाई, एक उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है। और आप लोगों से एक शिकायत ये है कि आप वीडियो तो सभी लोग वॉच कर लेते हो, जितने भी हाई स्कूल वाले हो, मोस्टली जो है कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ स्पेशल तौर पे, कि हाई स्कूल वाले जो भी आप लोगों का डाउट्स उसको कमेंट किया करो ना। ग्रुप में लगभग जो है कि 70-80 स्टूडेंट लगभग जुड़े हुए हैं, कोई कमेंट ही नहीं करता है। भाई पढ़ो उसको अच्छे से, मन से, दिल से, नोट्स बनाओ उसको, उसके बाद से कमेंट्स करो। अगर कोई डाउट हो, वीडियो वॉच तो हो जाता है, वॉच कर लेते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते आप लोग। कमेंट किया करो, इससे क्या होता है कि मेरा ये मनोबल बढ़ता जाता है और मैं दोगुनी जो है कि प्रेरित के साथ होकर के और भी मैं आप लोग को अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, हमारा भी उत्सव बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, उत्तल दर्पण ले लिया। अब ये है उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या है मुख्य अक्ष, यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है। चलिए वस्तु मैंने रख दिया A और B, ठीक है। अब होगा क्या, देख लो थोड़ा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो इस बार तो मैं थक ही गया हूं, बिल्कुल जी हो रहा है। चलिए बढ़िया। तो हमने क्या किया, एक उत्तल दर्पण लिया और उत्तल दर्पण के सामने मैंने क्या किया, वस्तु रख दिया AB। अब देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है,
दूसरी प्रकार की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं दर्पण का ध्रुव P होगा, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र C होगा और यहाँ पे कहीं मुख्य फोकस F होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उत्तल दर्पण में हमेशा जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, दर्पण के पीछे होती है। अभी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कब माइनस में होती है, कब प्लस में होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरियां कब माइनस में होती हैं, जो है कि प्रतिबिंब कब माइनस में लिया जाता है, कब प्लस में लिया जाता है। अभी मैं आप लोगों को सामने बताऊंगा सारी चीजें। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा अवतल दर्पण को कैसे पहचानते हैं, उत्तल दर्पण को कैसे पहचानते हैं, और भी बखूबी प्रतिबिंब के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 डायग्राम आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आगे वही चीज बताने वाला हूं। तो यहां से प्रकाश की किरण है, परावर्तन के बाद अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आप देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को हमने पीछे की तरफ लिया। ठीक है, इस किरण को भी हमने पीछे की तरफ लिया। ये हमारी क्या हो गई, मुख्य फोकस। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण देख सकते हैं वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये हो रही है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या फिर मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो समानांतर चल रही है मुख्य अक्ष के, वो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। और दूसरा मैंने क्या बताया था, तीसरा क्या बताया था कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर C से होकर आती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं परावर्तन के बाद। ये भी दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं फॉलो हो रही है। अब दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ काट रही है, एक तो यहाँ पे काट रही है B पॉइंट पर, कहाँ पर, B पॉइंट पर, और यहाँ पे कहाँ काट रही है, A पॉइंट पर, यानी कि A' और B'। ठीक है, यानी कि यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और मैं यही बताया हूं आप लोगों को कि जहां पे 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें आपस में काटती हैं, वास्तव में काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। और सिर्फ प्रतीत होंगी, अगर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो फिर वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पे वास्तव में काटेंगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे बताइए कैसी प्रतिबिंब बनेगी। चलिए, प्रतिबिंब की हम लोग सारी प्रवृत्ति को लिखते हैं, क्या इसकी आकार है, इसकी स्थिति क्या है और इसका विन्यास क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम स्थिति के बारे में लिखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। स्थिति यानी कि कहां पर बन रही है, तो आप ये देख सकते हैं ये दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण का ध्रुव P है, और यहाँ पे मुख्य फोकस F है। इन दोनों के बीच में ये प्रतिबिंब बना हुआ है, यानी कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया F, यानी कि P और F के बीच, P और F के बीच। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसकी आकार की हम बात कर लेते हैं यहां पर कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा, दिख रहा है ना इधर, वस्तु से छोटा। अगर इसकी विन्यास की बात कर लेते हैं कि वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विन्यास। इसका विन्यास और प्रकृति एक ही चीज होता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। विन्यास क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एरो ऊपर की तरफ है यानी कि सीधा बनेगा। और जब प्रतिबिंब हमेशा अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। अगर प्रतिबिंब सामने की ओर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। इस साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वास्तविक बनेगा। अगर दर्पण के पीछे साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आभासी। ठीक है, यानी कि जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा, यानी कि रियल इमेज बनेगा। ये हो जाएगा रियल इमेज। ठीक है, और जब प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा कैसा बनेगा,
वर्चुअल इमेज। कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। ये दो कंडीशन आप लोग को याद रखने हैं। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन कि जब वो वस्तु दर्पण के सामने रखी हो तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। पहला हमारा चीज क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो फिर उस कंडीशन में उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हैं। अभी मैं वीडियो बना ही रहा था, जो है कि आप लोग देख सकते हैं कि यार थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी हुआ है। देख सकते हैं पहले से ही शर्ट वगैरह भीगे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी अभी वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो शूट करते करते कैमरा कब ऑफ हो गया था मुझे पता नहीं था। जब पूरा वीडियो लगभग 35 मिनट का शूट कर दिया उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो कैमरा तो ऑफ है। अब भाई मैं फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, दोबारा से मेहनत करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए एक बार नहीं, अगर 10 बार नहीं, अगर 50 बार आप लोगों को समझाना पड़े और मेहनत करना पड़े तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है, मन से पढ़िए और सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोग काम है केवल पढ़ना, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में हाई स्कूल का टारगेट आप लोग बना के रखिए 90+ तो लाना ही लाना है आप लोगों को, ठीक है। 90+ मार्क्स तो आने ही आने चाहिए आप लोगों के। चलिए दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। जब वस्तु दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर रखा हो या फिर अनंत पर हो, कोई दिक्कत नहीं, उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे कहीं F होगा, यहाँ पे कहीं इसका C होगा, ठीक है। अब देखिए हमने एक यहाँ पे वस्तु लिया, क्या ले लिया? वस्तु ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अनंत पे रखा इसलिए मुख्य अक्ष पे रखेंगे नहीं क्योंकि ये अनंत पर है। A और B, यहां से प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। बच्चे यार बहुत शोर करते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरण हो गए। एरो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरो आप लोग को ध्यान रखना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की किरण जो वर्गता केंद्र से आ रही है वो तो वहीं वापस चली जाएगी, यहाँ से ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण इस साइड चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण इस साइड चली जाएगी और ये प्रकाश की किरण इस साइड चली जाएगी। अब जब इन प्रकाश की किरणों को जब हम पीछे की तरफ लेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं ये प्रकाश की किरणें। चलिए हमने पीछे की तरफ इन प्रकाश की किरणों को कर लिया, ठीक है। इसे भी हमने पीछे की तरफ किया, इस प्रकाश की किरण को भी हमने पीछे की तरफ किया और इस प्रकाश के विकिरण को हमने पीछे की तरफ किया। जब इन सारे के सारे प्रकाश किरणों को जब हमने पीछे की तरफ कर लिया तो हमने देखा कि ये सारे की सारी प्रकाश किरणें कहाँ पे मिल रही हैं? मुख्य फोकस पर मिल जा रही है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा परावर्तन के बाद? परावर्तन के बाद प्रतिबिंब यानी कि कहाँ पे टकरा रही है सारी प्रकाश की किरणें? F पे टकरा रही है, मुख्य फोकस पे टकरा रही है। उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस से बनेगा। ये अनंत पर रखी हुई वस्तु की कंडीशन है, ठीक है, अनंत, ठीक है। अनंत पर रखी हुई जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस से बनेगा। और ये सारी की सारी एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो रही है। इधर से जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं सब मिलकर के एक बिंदु पर मिल जा रही हैं। इस कंडीशन में जो वस्तु का आकार होगा वो एक बिंदु का आकार होगा और उसके साथ ही साथ ये आभासी प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी होगा और उसके साथ ही साथ प्रतिबिंब सीधा होगा। छोटा बने या बड़ा बने उससे कोई मतलब नहीं है, वस्तु सीधा ही होगा। और साथ ही साथ अगर इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है तो मुख्य फोकस से बन रहा है। तो चलिए इसके प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं स्थिति, ठीक है। स्थिति क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस F पर, कैपिटल F, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आकार। अगर हम आकार की बात कर लेते हैं, आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, छोटा क्या आप सीधे लिख दीजिए बिंदु के आकार,
ठीक है, सिंधु में लिखने जा रहा हूँ यार, सिंधु नहीं लिखना है, बिंदु लिखना है। ठीक है, बिंदु के आकार का। उसके बाद से वस्तु का विन्यास कैसा होगा, विन्यास या प्रकृति दोनों चीज़ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कुछ भी लिख देंगे आप लोगों का होगा सही। तो विन्यास क्या हो जाएगा, विन्यास में हो जाएगा वस्तु कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे वस्तु बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, मैं वस्तु बाद में बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो दर्पण के पीछे बन रहा है ये प्रतिबिंब, तो कैसा हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आप लोगों को 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के पीछे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इधर आभासी और इधर वास्तविक। अभी मैं बताऊंगा कि दर्पण की दूरियों कैसे माइनस में लेते हैं और क्या प्लस में लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो चलिए, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों के। दर्पण का पूरा ये उत्तल दर्पण में 2 पॉइंट याद रखना है, और अवतल दर्पण में 6 किरण आरेख को याद रखना है। ठीक है, ये हो गया अनंत दूरी का भी हमारा फाइनल हो गया उत्तल दर्पण। अब मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ, अवतल और उत्तल हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उत्तल दर्पण को या अवतल दर्पण को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं फार्मूला सीट को भी बता दूंगा कि फार्मूला सेट कैसे होता है, अवतल दर्पण में क्या यूज करते हैं और उत्तल दर्पण में क्या यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए, इसको रफ कर दे रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दर्पण पहचानते कैसे हैं। ठीक है, दर्पण को पहचाना कैसे जाता है। ठीक, देखिए आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है ना, बस उतना आप लोग मन से पढ़ते हुए चलिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के भी टॉपिक आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, बच्चे कहते हैं सर थ्योरी बहुत आसान होता है लेकिन न्यूमेरिकल बहुत कठिन होता है, न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो थ्योरी को आसान समझकर अच्छे से समझते ही नहीं है। लेकिन जब थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे आप, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल वैसे ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है वो पूरा थ्योरी का बेस होता है। तो जब थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल तो यूँ ही आप जो है कि आंखें बंद करके आप करने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी को आप लोग आराम से समझिए और ध्यान से समझिए, तभी आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बता रहा हूँ कि उत्तल दर्पण को पहचानते कैसे हैं, या फिर अवतल दर्पण को या फिर समतल दर्पण को। एक तो आप स्पर्श करके या फिर देख के बता सकते हो। ठीक है, क्या देखोगे उसमें, अगर अवतल दर्पण आप लोगों के सामने रखा जाए तो क्या उसमें देखोगे कि ये अवतल दर्पण है, क्या देखोगे कि वो धंसा हुआ होगा, धंसे हुए तल से परावर्तन होगा। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर अवतल दर्पण की बात कर लेंगे तो ऐसा होगा, और अगर समतल दर्पण की बात कर लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तल, ये हो गया अवतल, और ये हो जाएगा समतल। ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि अगर जिसका पूरा तल बराबर हो समतल हो गया, जिसका धंसा हुआ वो अवतल हो गया, और जिसका उभरा हुआ वो उत्तल हो गया। आप स्पर्श करके बता सकते हो, देख के बता सकते हो। लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब के माध्यम से आप बताओगे कि जो है कि ये कौन सा दर्पण है। क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता है कि दाढ़ी बनाने वाले दुकानों में किस दर्पण का यूज किया जाता है। जो गाड़ियों के साइड में शीशे लगे होते हैं वो कौन से जो दर्पण लगे होते हैं, कौन से दर्पण लगे होते हैं। जो रोडों पे जो हाईमैक्स या जो है कि ये जो बल्ब लगे होते हैं हाईमैक्स वाले जो बड़े बड़े लगे रहते हैं, रेड कलर का देखा होगा आप, जलते हैं, वो कौन से दर्पण लगे होते हैं वहाँ पे। ये भी पूछ देता है कि लाइट में कौन से दर्पण लगे होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में कौन से दर्पण लगे होते हैं, यानी दाढ़ी बनाने वाले दुकानों में कौन से दर्पण लगे होते हैं, साथ ही साथ गाड़ियों के साइड में कौन से दर्पण लगे होते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से जो है कि हाई स्कूल को पढ़ा रहा हूँ, लगभग 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2015 में मैंने हाई स्कूल क्वालिफाई किया था। हाई स्कूल मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, नंबर बहुत कम आए थे। कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं है कि मैं जो है कि फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे नंबर ज़्यादा होंगे, हाई स्कूल में साइंस पढ़ा रहा हूँ तो नंबर मेरे हाई स्कूल में ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि मैं सच बता दूँ तो हाई स्कूल में मैंने साइंस पढ़ा ही नहीं था, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा था, एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा था अच्छे से। जो है कि सिर्फ 1-2 चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग के, यही लाइट ही पढ़ा था अच्छे से। उसके बाद से मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था हाई स्कूल में। लेकिन फिर भी मेरे साइंस में लगभग कितने नंबर आए थे मुझे नंबर भी याद नहीं है, तब भी मेरे 70 के आसपास आ गए थे हाई स्कूल में साइंस में। ठीक है, अच्छे नंबर आ गए थे, लेकिन बिना पढ़े आए थे।
क्यों मैं झूठ बोलूँ? क्योंकि मैं अपनी हकीकत बता दूँ, मैंने हाई स्कूल में पढ़ा नहीं था। सच बताऊँ तो मैथ का मैंने एक भी टॉपिक नहीं लगाया था। और बताओ, मैथ का मैंने एक भी टॉपिक ही नहीं पढ़ा था हाई स्कूल में। सोशल साइंस भी नहीं पढ़ा था एक भी टॉपिक। लेकिन सोशल साइंस में मैं सही बता दूँ तो मेरे 84 नंबर आए हैं। सोशल साइंस में 84 नंबर आए हैं। ओवरऑल मिला करके मेरे हाई स्कूल के अगर परसेंटेज की बात कर लोगे तो 64% आए हैं मुझे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिख दूँ मेरे 90 आए थे, 95 आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा 60% आए थे ओवरऑल मिला करके हाई स्कूल में। लेकिन अगर आज मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे दूँ तो मैं सच बता रहा हूँ मेरा 95 से प्लस आएंगे। यानी 90 तो मान ही लो आप, 90 प्लस ही रखो, माइनस में ना रखना इसको। यानी कि 90 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब मुझे पछतावा होता है कि काश मैं उस समय पढ़ा होता तो मेरे 90 प्लस नंबर आ गए होते हैं। लेकिन अब मैं नहीं कर सकता हाई स्कूल कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे करने से। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी मेरा फाइनल ही होने वाला है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हाई स्कूल दोबारा कर लेने से कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो बाद में आप लोगों को पछतावा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी समय है आपका हाई स्कूल वालों, समझ जाओ। अभी अगर मन से नहीं पढ़े तो फिर ज़िंदगी में आप चाहे जितना नॉलेज इकट्ठा कर लो, एक बार अगर हाई स्कूल में परसेंटेज जितना चढ़ गया, ज़िंदगी भर के लिए चढ़ गया, फिर आप उसे घटा बढ़ा नहीं सकते हो। याद रखना, हाई स्कूल और इंटर ही ऐसा हमारा एक मार्कशीट होता है जो ज़िंदगी में एक बार चढ़ता है, फिर दोबारा नहीं चढ़ता है और मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत से पढ़ लो और दिल से पढ़ लो, क्योंकि ये समय फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। दोबारा कर लोगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। इसलिए अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एक बार अगर परसेंटेज चढ़ गया कि हाँ आप लोगों के साइंस में 90 नंबर आ गए तो इसको कोई काट नहीं सकता है। आप भी नहीं काट सकते चाह के भी। अगर इंग्लिश में अगर आप लोग के 92 नंबर चढ़ गए तो ये 92 ही रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। इसलिए ज़िंदगी का ये जो हाई स्कूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल आपके पूरी ज़िंदगी के जो है कि आपको पूरी ज़िंदगी का जो भी स्ट्रगल होता है वो सब कुछ आसान कर देता है और सब कुछ भारी भी कर देता है। क्योंकि लगभग बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं जिसमें हाई स्कूल ही लिए जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप भर रहे हो तो हाई स्कूल, कोई गवर्नमेंट एग्जाम भर रहे हो तो हाई स्कूल, इंटर लगे या ना लगे हाई स्कूल जरूर लगेगा वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाई स्कूल को अगर अच्छे से पढ़ लिए ना, अगर बेस बना लिया हाई स्कूल में, तो इंटर आप लिख लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंटर में हाई स्कूल का ही बेस होता है पूरा। इसलिए अगर हाई स्कूल अच्छे से पढ़े तो इंटर कुछ भी नहीं है। और मैं सही बताऊँ तो हाई स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, सच बता रहा हूँ कि हाई स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा था। इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़े हुए थे, इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़े हुए थे। स्टार्टिंग के जो है कि द इंचेंटेड पूल है ना, पहला टॉपिक वो पढ़ा हुआ था, सोक्रेटिस पढ़ा हुआ था, ठीक है, और द गंगा पढ़ा हुआ था, ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ा हुआ था। और द नेशंस बिल्डर से एक पोएम याद रखा हुआ था 8 लाइन का। इसके अलावा मैं पूरे इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा था। इन 4 टॉपिक एक महीने पढ़ा था, द इंचेंटेड पूल, द गंगा, सोक्रेटिस और एक द नेशंस बिल्डर्स पोएम याद रखा था। इसके अलावा मैंने पूरे इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा था। ग्रामर तो मेरा पहले से हल्का फुल्का सही था, ग्रामर जो है कि मेरा सही था, तो हमें इंग्लिश में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन 58 नंबर आए थे। लेकिन अब पछतावा होता है, उस समय निकल गया। तो विकास एक बार और मौका मिलता है हाई स्कूल करने का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अभी समय है, अभी अगर मेहनत से पढ़ लिए ना तो फिर आप लोगों के लिए ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। इसलिए अभी मेहनत करो और पढ़ लो। चलिए भाई, अभी आप लोग क्या बता रहा था, उत्तल दर्पण को या फिर दर्पण को पहचानते कैसे हैं। तो उत्तल दर्पण आप स्पर्श करके और देख करके तो बता दोगे कौन सा दर्पण है। और आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब के माध्यम से कैसे आप बताओगे कि कौन सा दर्पण है। प्रतिबिंब, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण गाड़ी के जो शीशे होते हैं ना उसके साइड में उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ऐसे लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। चलो भाई, ये लल्लू सिंह है, लल्लू सिंह का इमेज है, लल्लू सिंह यहाँ है, ठीक है। तो आप जब देखते हो कि साइड में जब जो है कि कोई पैदल यात्री चल रहा होता है और जब वहाँ से बाइक लेकर आप जाते हो तेज़ी से इसे हटाक से 60-70 की स्पीड में, तो आप देखते हो जैसे जैसे आप आगे लेके चले जाते हो गाड़ी, वैसे वैसे ये जो लल्लू सिंह का इमेज होता है वो इस दर्पण में क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। यानी कि यहाँ पे ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि जब उत्तल दर्पण जब वस्तु से दूर जाएगा तो उस कंडीशन में जो दर्पण में प्रतिबिंब बना रहेगा वो क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। सिंपल से मैं आप लोग बताता हूँ, ये हमारा हैंड है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये एक वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा और जैसे जैसे इस दर्पण को हम दूर करते चले जाएंगे इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में छोटा होता चला जाएगा,
ठीक है। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समतल दर्पण में जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। आप दूर करो या पास करो उससे कोई मतलब नहीं होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे जैसे आप दर्पण को वस्तु से दर्पण को दूर करोगे वैसे वैसे ये जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण में बड़ा होता चला जाएगा। नौ तो आप अप्लाई करके देख लो। दर्पण चलो शीशा रखा हुआ, मैं आप लोग को दिखा भी दे रहा हूँ दर्पण में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है, अच्छे समझ भी जाओगे आप, ठीक। अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे वाह क्या बात है। देखिए फ़ोन का कवर मेरा ख़राब है, ठीक है। 1.5 साल हो गए फ़ोन का कवर लिए हुए। दिख रहा है? अब फ़ोन को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखिए आप दूर करिए दर्पण को तब भी वही साइज है, ठीक है, दिख रहा है। अगर आप पास कर रहे हैं तब भी फ़ोन का वही साइज रह रहा है, देख रहे हैं, फ़ोन का यही साइज है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऐसे दूर करते चले जा रहे हैं, ठीक है, देखते जाइए। अरे यार आओ, हाँ देखिए ऐसे इतना ही बना हुआ ऐसे बना रहा है। अगर हम पास कर रहे हैं तब भी ऐसे ही बना हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे घर का मिरर है, ठीक है, यानी कि ये समतल दर्पण होगा। दूर कर रहे हैं तब भी वही प्रतिबिंब साइज वही रह रहा है, और जब नज़दीक कर रहे हैं तब भी प्रतिबिंब का साइज वही रह रहा है। लेकिन एक और कंडीशन, चलिए मैं गाड़ी वाला भी शीशा रखा हूँ आप लोगों के लिए। मैं सोचा था कि मैं बता ही दूंगा आज आप लोगों को पूरे एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए ये गाड़ी का शीशा देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है? अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या बन रहा है यार, पंखा उंखा आने लगा। हाँ देखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप दूर कर रहे हैं प्रतिबिंब देखिए छोटा होता जा रहा है, देख रहे हैं। और जैसे जैसे आप पास कर रहे हैं प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। अंतर समझ में आया? दोनों लगा दे क्या? देखिए, ठीक है। ये ले जाएंगे, एक एक करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वैसे के वैसे ही रह रहा है, ठीक है। दूर पे अगर पास कर रहे हैं तब भी वही साइज प्रतिबिंब की। और इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी वाले में पास में बड़ा प्रतिबिंब, दूर कर रहे हैं छोटा होता जा रहा है प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा है। देखें ये हमारा गाड़ी वाला दर्पण है, इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा है दूर कर रहे हैं तो, और पास कर रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हैं। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण जो कि गाड़ी वाला है, ठीक है। और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण जो कि ये हमारा समतल दर्पण है, यानी कि ये बराबर रह रहा है, ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, यानी कि ये समतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होगा, जब प्रतिबिंब जैसे ही दर्पण को दूर करेंगे हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और पास करेंगे तो प्रतिबिंब हमारा छोटा चला होता जाएगा। यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाली दुकान होती है वहां पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। एक बार और देख लीजिए, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दिख रहा हूँ कि नहीं, कि पसीना पसीना ही दिख रहा है यार, ठीक है। अगर हम दर्पण को पास कर रहे हैं तब भी प्रतिबिंब वही साइज, और दर्पण को दूर कर रहे हैं तब भी प्रतिबिंब वही साइज। अब उत्तल दर्पण में देखिए जो गाड़ी के साइड में लगा होता है शीशा, पास कर रहे हैं प्रतिबिंब बड़ा, दूर कर रहे हैं प्रतिबिंब छोटा। समझ गए बच्चों? एक बार आप लोगों को भी कर लेना घर पे। और जब दाढ़ी बनवाने जाना, अभी तो हाई स्कूल वालों को पता नहीं दाढ़ी आई होगी कि नहीं आई होगी सबकी, कोई बात नहीं, जाके ट्राई एक बार जरूर मारना। तो जैसे ही आप दर्पण से दूर जाओगे आपका जो दर्पण में प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होता चला जाएगा दाढ़ी की दुकान वाले में, ठीक है। और प्रतिबिंब क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है, लिख दे रहा हूं मैं, दाढ़ी बनाने वाली दुकान में दुकान में जो दर्पण यूज होता है वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। गाड़ियों के साइड में जो शीशा होता है, ठीक है, गाड़ी की साइड में जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। साथ ही साथ जब रोड पे जो लाइट लगाई रहती हैं, जो वही कि रेड कलर का होता है, पीला पीला दिखता है रातों में, आप लोगों ने देखा होगा लाइट, तो वो जो दर्पण लगा होता है उसमें शीशा लगा होता है, वो प्रकाश क्या करता है, फैला देता है, बिल्कुल बहुत दूर दूर तक रोशनी कर देती है। उसमें भी उत्तल दर्पण लगा होता है, और उत्तल दर्पण का काम ही ये प्रकाश की किरणों को फैला देना। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है ये दोनों तीनों क्वेश्चन। तो जो रोड पे लाइट जो लगी होती है वहां पे भी उत्तल दर्पण होता है दाढ़ी बनाने। और वो जो घरों में है जो हम यूज करते हैं, जो कि हमारे अलमीरा वगैरह में जो मिरर लगे होते हैं, वो होता है हमारा समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर होता है, ठीक है।
घरों में शीशा, ये जो घरों में शीशा लगा होता है वो कैसा होता है? प्लेन, समतल लिख दे रहा हूँ। ये क्या होता है? समतल दर्पण। तो ये 2-3 पॉइंट तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा। दाढ़ी बनाने वाली दुकान में अवतल दर्पण, गाड़ी की साइड में उत्तल दर्पण, और घरों में शीशा समतल दर्पण लगा होता है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण का पूरा कंडीशन फिनिश होता है। अब जब अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, अवतल और उत्तर के लिए कैसे फार्मूला बनता है। 1/f = 1/v + 1/u। ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए यूज किया जाता है। पहले इसका प्रूवमेंट दिया हुआ था हाई स्कूल में प्रूव करने के लिए, और ये पूछा ही जाता था एग्जाम में कि अवतल और उत्तल दर्पण का किसी एक का पूछा जाता था कि 1/f = 1/v + 1/u का संबंध स्थापित कीजिए या फिर इसकी व्याख्या कीजिए। लेकिन जब से NCERT आया तब से इस पॉइंट को हटा दिया है, फार्मूला नहीं हटाया है, फार्मूला तो पूरे न्यूमेरिकल में चलता है, लेकिन जो इसकी व्याख्या थी यानी कि जो इसको सिद्ध किया जाता था, इस फार्मूले को सिद्ध करके निकाला कैसे जाता था, उस पॉइंट को हटा दिया NCERT से, ठीक। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को मैं बता दूंगा कि ये कैसे होता है। आगे के एग्जाम के लिए आप लोगों को इंटर से नहीं हटाया, इंटर में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन के साथ साथ मैं फार्मूला सीट भी आप लोगों को समझाऊंगा, और इसके साथ ही साथ कब u माइनस में होता है, कब v माइनस में होता है, प्लस में होता है, और कब स्मॉल f प्लस या माइनस में होता है, इन सारे पॉइंट को बताऊंगा। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि कंटिन्यू हमारे 4 क्लास हो गई मेरी। एक तो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास लिया था, उसके बाद से मैंने फिर दूसरा क्लास लिया था, फिर उसके बाद से तीसरा वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा था। तब तक कैमरा पता नहीं कब ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और जब 40 मिनट का वीडियो बना लिया, 35-40 मिनट का, तो देख रहा हूँ कि वहाँ पे लो कैमरा ही हमारा ऑफ है। तब जा करके फिर मैं दोबारा बना रहा हूँ, तो चौथी बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल पसीना हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मुँह बिल्कुल सूखा जा रहा है, पानी पी लूँ बेटा। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका दायित्व तो आप लोगों को ये बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों से कुछ नहीं मांगा जा रहा है, रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं मांगा जा रहा है आप लोगों से, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हाई स्कूल का एग्जाम ज़िंदगी में एक बार देना होता है, और जिसने अच्छे नंबर उठा लिए वो समझो ज़िंदगी का पूरा ऐश करेगा। अगर जिसने अच्छे नंबर नहीं उठाए, क्योंकि आजकल देख रहे हो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हो रही हैं जो परसेंटेज बेस पे लो, हाई स्कूल इंटर के परसेंटेज पे नौकरी मिल रही है। बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम पहले हो रहा था, एंट्रेंस एग्जाम अब कर दिया है, पहले परसेंटेज पे ही होता जाते थे। जो ITI का है, ITI मेरिट लिस्ट पे हो रही है, क्या करोगे भाई। जो है कि आगे के जो नीट की एग्जाम होने वाली है वो इंटर के जो है कि परसेंटेज के बेस पे, हाई स्कूल इंटर के परसेंटेज के बेस पे हो जा रही है। जो आप आगे यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो उसमें इंटर और जो है कि हाई स्कूल के परसेंटेज के बेस पे आपको आगे नंबर जो है कि ज्वाइनिंग के समय करना पड़ता है सुपर टेट में। तो आपको हाई स्कूल एक बेस है नौकरी पाने का और कुछ करने का, तो इसलिए हाई स्कूल अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना, हाई स्कूल इंटर, तो आप आगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन से और दिल से पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस बहुत हुआ और आज रहने देते हैं। चलिए, मैं भी थक चुका हूँ, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।